थर्ड लेक्चर में हमने गुरुत्वीय विभव की परिभाषा बताई थी। गुरुत्वीय विभव एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य संपादित होता है उसे गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। और आज हम किसी पिंड के चलते किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव निकालेंगे, उसका व्यंजक निकालेंगे, उसका सूत्र निकालेंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप आएंगे तो वहाँ विद्युतीय विभव का व्यंजक निकाला जाएगा। जब चुंबक में आप आएंगे तो चुंबकीय विभव का व्यंजक निकाला जाएगा। इस तरह से ये गुरुत्वीय विभव का जो सूत्र निकलेगा वो सूत्र आपको 100% 12th क्लास में काम आएगा। इसलिए ग्रेविटेशन का ये दूसरा भाग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये 100% इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। तो आइए देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ एक ओ बिंदु पर एम द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है। एक मिनट, यहाँ ओ बिंदु पर एम द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है जिसके चलते गुरुत्वीय क्षेत्र की रचना होती है और उस द्रव्यमान को हम स्रोत मास कहते हैं, स्रोत द्रव्यमान कहते हैं, सोर्स मास कहते हैं। और इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक पी बिंदु है और ये पी बिंदु इस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में ग्रेविटेशनल फील्ड में स्थित है। और यही पी बिंदु पर इस पिंड के चलते हमें गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। मान लिया कि ओ बिंदु पर स्थित एम द्रव्यमान के पिंड के चलते गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके अंदर केंद्र ओ से आर दूरी पर पी बिंदु है जहां हमें गुरुत्वीय विभव निकालना है। फिर हम एक और बिंदु यहाँ देख सकते हैं, ओ बिंदु से एक्स दूरी पर एक और बिंदु ए स्थित है जहां 1 किलोग्राम की वस्तु रखी हुई है। गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के लिए वहाँ 1 किलोग्राम की वस्तु रखी हुई। चूंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको बताई जा चुकी है पिछले लेक्चर में कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु रखने से जितना बल का अनुभव होता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर केंद्र ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु स्थित है जहाँ हमने 1 किलोग्राम की वस्तु रख दी है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालने के लिए। बिल्कुल आप फिगर देख सकते हैं, एम द्रव्यमान का एक पिंड है जो बिंदु पर है, द्रव्यमान एम है जिसे हम स्रोत द्रव्यमान कहेंगे, सोर्स मास कहेंगे। और इससे जो गुरुत्वीय क्षेत्र बन रहा है, इसी गुरुत्वीय क्षेत्र में एक पी बिंदु है, ये पी बिंदु है और वो केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित है जहां हमें गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। अब हम यहाँ केंद्र ओ से एक्स दूरी पर एक ए बिंदु पर विचार करते हैं जहां 1 किलोग्राम की वस्तु रखी हुई है। तो आइए इस पिंड के चलते ए बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। जैसे देखिए, पिंड के एम द्रव्यमान के पिंड के चलते ए बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने आई से सूचित किया है। और पिछले लेक्चर में देखा होगा जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्रोत द्रव्यमान एम और केंद्र ओ से ए की दूरी एक्स स्क्वायर। एम द्रव्यमान के पिंड के चलते ए बिंदु पर, इस पिंड के चलते ए बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने कैपिटल आई माना है। और यहाँ पर जी एम दूरी एक्स है, आर नहीं है, दूरी एक्स है, इसलिए जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसकी दिशा ए से ओ की ओर होगी, इसकी दिशा
ए से ओ की ओर होगी, क्योंकि m द्रव्यमान का पिंड 1 किलोग्राम से बड़ा है, इसलिए वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 1 किलोग्राम की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए इसकी दिशा ए से ओ की ओर होगी। यहाँ हम लिख सकते हैं आई, जिसकी दिशा ए से ओ की ओर है। यहाँ भी लिखा जा सकता है ए ओ दिशा में, ए ओ दिशा में। इसकी दिशा भी हमने दे दिया समीकरण 1, ए ओ दिशा में। अब आप गुरुत्वीय विभव की परिभाषा में अब जानते हैं कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से लाना है, लेकिन अनंत से नहीं लाएंगे। यहाँ एकांक द्रव्यमान की वस्तु यानी 1 किलोग्राम की वस्तु को हम पहले कैलकुलस का सहारा लेना है। ध्यान दीजिए, कैलकुलस में छोटी दूरी के लिए आप निकालें, फिर आप अनंत के लिए निकालते रहिए। जैसे यहाँ एकांक द्रव्यमान की वस्तु को ए से बी तक लाने में, ये ए से बी और ये दूरी dx है। x का कैलकुलस में x का सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट पार्ट dx होता है। अब उससे छोटा भाग नहीं होता है, लेकिन फिगर में आप देखेंगे a और b की दूरी ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा है नहीं। आपको समझाने के लिए हमने दूरी dx को ज़्यादा लिया है। अदरवाइज a और b बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। x का सबसे छोटा भाग dx होता है कैलकुलस में, आप जानते हैं। तो इस स्थिति में एकांक द्रव्यमान की वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य ए से बी यानी dx विस्थापन हो जाएगा, और उसकी दिशा भी ए से बी की ओर होगी। क्योंकि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को ए से बी की ओर लाने में संपादित कार्य, चूंकि विस्थापन छोटा है तो कार्य भी छोटा होगा। तो कार्य को हम W से संबोधित करते हैं, तो उसका छोटा भाग कैलकुलस में dW होगा। x का छोटा भाग dx, तो संपादित कार्य W का छोटा भाग। तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु को ए बिंदु से B बिंदु तक लाने में संपादित कार्य, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य, चूंकि विस्थापन छोटा है, x का छोटा रूप dx है, इसलिए संपादित कार्य भी छोटा होगा। और W का संपादित कार्य यानी dW इक्वल्स बल गुणे विस्थापन। यहाँ आप देख सकते हैं एकांक संपादित कार्य बल गुणे विस्थापन, लेकिन यहाँ बल के जगह पर जो है वो आप यहाँ बल गुणे विस्थापन, लेकिन अगर डिफरेंशियल फॉर्म का रूप लिया जाए तो सूत्र ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सूत्र इस तरह से होगा, ये बल dW F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, क्योंकि कार्य बल और विस्थापन का बिंदु गुणनफल होता है। अब जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। इसे आप जानते हैं, ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर ये बल के जगह पर हम आई लेंगे, आई वेक्टर। जब एकांक द्रव्यमान होगा तो आई गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी तो बल ही है। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु रखने से जितना बल का एहसास होता है, जितना बल का अनुभव होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी बल है एकांक द्रव्यमान के लिए। और एकांक द्रव्यमान 1 किलोग्राम से यदि अधिक है
तो यहाँ कार्य बराबर बल गुने विस्थापन एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर लिया जाएगा। लेकिन जब द्रव्यमान एकांक होगा तो एफ वेक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके जगह पर लिखा जाएगा आई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, क्योंकि बल सदिश है और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है, और जो सदिश राशि होती है उस पर वेक्टर का निशान दिया जाता है, अदिश राशियों पर नहीं दिया जाता, आप जानते हैं इसे। और उस स्थिति में आई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, तो आप देख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ ए वेक्टर के स्थान पर आई वेक्टर है और बी वेक्टर के स्थान पर डी एक्स वेक्टर है, तो ए बी कॉस थीटा आसानी से बता सकते हैं। तो आप तोड़ेंगे तो होगा आई और ये डी एक्स कॉस थीटा, और फिर आई डी एक्स कॉस थीटा। आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल ये आई गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ए से ओ की ओर है, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट भी राइट से लेफ्ट की ओर है। दोनों की दिशा आप देख रहे हैं एक ही है, ये आई भी इसी दिशा में है और ये दोनों एक ही दिशा में है, यानी आई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो यहाँ आप यहाँ पर जो है आप लिखेंगे थीटा इक्वल्स थीटा, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्यों 0 डिग्री? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्यों? क्योंकि आई वेक्टर और डी एक्स वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। अगर विपरीत दिशा में होते तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता। अगर लंबवत दिशा में होते, ऐसे होते तो 90, लेकिन ऐसे होते तो 180 डिग्री। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, और उस स्थिति में कॉस 0, और आप जानते हैं कि कॉस 0 बराबर 1, साइन 0 बराबर 0, लेकिन कॉस 0 डिग्री बराबर 1। आप इसे जानते हैं, यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अगर यहाँ तक नहीं मालूम है तो फिर आपको फिजिक्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बेस आपको नहीं मालूम है। जब भी जिसको बेस नहीं मालूम है वो क्या फिजिक्स पढ़ेगा। इसलिए फिजिक्स को जानने के लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, और हाई स्कूल में जो पढ़ कर आए हैं वो सब आपका 9th क्लास के 11th में काम आएगा, और जो 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं वो सब आपको 12th में काम आएगा। इसलिए आप साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, ये सब आप जानते हैं। तो उस स्थिति में ये आपका आई डी एक्स हो जाएगा, और समीकरण 1 में आपने देखा होगा आई का मान जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कहाँ से, तो हमने समीकरण 1 से मान को रख दिया, यानी डी डब्ल्यू बराबर जी एम, ये आई जो आप देख रहे हैं समीकरण 1 जो पहले बताया गया है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, वो आई बराबर आपको मान बताया जा चुका है कि आई बराबर जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर अब इसे हम ऊपर लिखते हैं, जगह यहाँ नहीं है, फिर यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि नीचे है, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, एक्स स्क्वायर हर में है, और ये जब आपका अंश में जाएगा, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर नीचे माइनस होता है तो ऊपर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये सब आप जानते हैं। तो आपका रूप बदल कर हो गया डी डब्ल्यू इक्वल्स जी एम, एक्स स्क्वायर ऊपर गया, एक्स -2 इंटू डी एक्स, इक्वेशन 2। तो आपने एकांक द्रव्यमान की वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य निकाला, और संपादित कार्य है डी डब्ल्यू बराबर जी एम एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स। और हमें गुरुत्वीय विभव की परिभाषा के लिए इसे बी बिंदु नहीं चाहिए, बल्कि गुरुत्वीय विभव की परिभाषा के लिए हमें अनंत से करना होगा। तो ए बिंदु अब चला जाएगा अनंत,
और V बिंदु हो जाएगा P बिंदु। वहीं पर हमें द्वितीय विभव का व्यंजक निकालना है, और P बिंदु भी आपका द्वितीय क्षेत्र में है, B बिंदु भी द्वितीय क्षेत्र में है, A बिंदु भी द्वितीय क्षेत्र में है, लेकिन सीमा को अब तोड़ना है और A बिंदु अब चला जाएगा अनंत पर और B बिंदु P बिंदु पर आएगा द्वितीय विभव की परिभाषा को चरितार्थ करने के लिए। अतः एकांग द्रव्यमान की वस्तु को कहाँ से? अनंत से। इसका कुछ पता नहीं है। एकांग द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के P बिंदु तक लाने में संपादित कार्य, खुद संपादित कार्य, तो उसे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। डिफरेंट इंटीग्रल इनडिफिनिट में लिमिट नहीं होता है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट होता है। कहाँ से? अनंत से P बिंदु। P बिंदु कहाँ पर है? R दूरी पर है। तो अनंत से R दूरी, आप देख सकते लिमिट है R दूरी, तो अनंत हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा और R जो है वो हायर लिमिट हो जाएगा। यानी अनंत जो है मिनिमम लिमिट कहिए और ये हमारा जो है वो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा। तो A से B तक निकाला तो संपादित कार्य जो आपका आया वो संपादित कार्य dW रहा, और जब इंटीग्रेट कर दिए जाएगा तो कुल कार्य निकल जाता है। ये देखिए, अतः एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से P बिंदु तक लाने में कुल संपादित कार्य इंटीग्रेशन ऑफ dW इंटीग्रेशन ऑफ gmx-2 dx लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू R। ये इंफिनिटी दैट इज द डिफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम अनंत से लेकर R तक, तो इंफिनिटी लोअर लिमिट से लेकर हायर लिमिट तक। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है इसमें फिर आप नीचे उतरते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dW और कांस्टेंट क्वांटिटी G, तो इंटीग्रेशन फॉर्म से बाहर कर दीजिए, M को भी बाहर कर दीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ x-2 विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम इंफिनिटी टू R। You know, integration of x to the power n with respect to x. Integration of x to the power n with respect to x. X to the power n plus 1, n plus 1. Integration of x to the power n, x जो कहते हो n पर पावर प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ dx x के बराबर होता है। क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि वहां लागू करना है इंटीग्रेशन dx का। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। कैसे? आप देख सकते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन 1 किया और 1 इंटीग्रेशन ऑफ x0 dx। इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x0, इसे मिटा देते हैं क्योंकि आपको यह मालूम है। यहाँ इसे साफ साफ करना पसंद करेंगे क्योंकि इधर घिसबिस टाइप का हो गया। जैसे देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n with respect to dx, x n plus 1, n plus 1। इसी तरह से आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। x होता है कैसे? यहाँ पर अपने से हमने 1 कह दिया, और आप जानते हैं किसी भी राशि पर पावर 0 रख दिया जाए तो वो 1 हो जाएगा। x0 इंटू dx, और x0 1 के बराबर होता है। किसी भी राशि पर 0 करोगे 1 हो जाएगा। तो हमने रूप को बदला है। ऊपर जो सूत्र देख रहे हैं उस सूत्र को हमें लागू करना है। उस सूत्र पर लागू करने के लिए हम ऐसा किया जा रहा है, यहाँ जो 1 छिपा हुआ था 1 की जगह पर x0 कर दिया, और यहाँ फिर उस सूत्र को लागू करें। यहाँ देखिए, ये x0 n प्लस 1 यानी 0 प्लस 1
नीचे भी n+1, 0+1, n के जगह पर 0 है, तो ये टोटल x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। और यहाँ क्यों किया गया है, तो उस तरह से आप बता सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ x to the power -2 with respect to the x from infinity to r, तो जिस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx x के बराबर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dw वो w के बराबर होगा और gm ज्यों का त्यों होगा। और ये इंटीग्रेशन फॉर लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉलर, और यहाँ x -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, n+1 x टू दी पावर n+1, और n का पावर यहाँ -2 है। n+1 x टू दी पावर n+1, n का पावर -2 है, इसलिए -2+1, नीचे भी -2+1, और ये आपका gm, एक में से दो घटाइए, x -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, फिर माइनस चिन्ह बाहर ले आइए, gm x -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r -gm। सबसे पहले आप देख रहे हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन है, और डिफरेंट इंटीग्रेशन को हल करने के लिए सबसे पहले अपर लिमिट के मान को रखा जाता है, फिर लोअर लिमिट के मान को रखा जाता है, और अपर लिमिट के मान में से लोअर लिमिट के मान को घटा दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ x के जगह पर r 1/r -1/इन्फिनिटी, और आप जानते हैं कि 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से आपके पास बच गया केवल ये -gm 1/r -0, यानी w = -gm/r, इक्वेशन सेकंड, w = -gm/r। और आप देख सकते हैं द्वितीय विभव की परिभाषा यहाँ चरितार्थ हो रही है और कंप्लीट हो रहा है। यहाँ द्वितीय विभव की परिभाषा में आपने कहा है कि एकांक मात्रा की वस्तु को एकांक द्रव्यमान की वस्तु, फिगर मिट चुका है लेकिन आपके पास फिगर है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के P बिंदु तक लाने में कुल संपादित कार्य ही तो गुरुत्वीय विभव है। गुरुत्वीय विभव क्या है? संपादित कार्य कब है? जब एकांक द्रव्यमान की वस्तु को कहां से लाना है? अनंत से। कहां तक? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक। 3 पॉइंट्स है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु, दूसरा अनंत से, तीसरा गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक। आपने लिमिट तोड़ दिया, ए से बी नहीं कहा, ए को अनंत कर दिया, बी को पी बिंदु कर दिया। तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के पी बिंदु तक लाने में कुल संपादित कार्य ही गुरुत्वीय विभव है, यानी जो ये संपादित कार्य है गुरुत्वीय विभव है। अर्थात ये गुरुत्वीय विभव है, गुरुत्वीय विभव। और गुरुत्वीय विभव को भी से लिखा -gm/r, और ये है आपका किसी पिंड के चलते किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक, जहां v बराबर -gm/m/r। जब आप आइएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो विद्युतीय विभव निकालेंगे तो उसमें भी इसी तरह से करना होगा, एकदम हूबहू करना है आपके सामने। अब आइए, ये है गुरुत्वीय विभव। अब गुरुत्वीय विभव ऊर्जा क्या है? गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहिए या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहिए, एक ही बात है। अंग्रेजी में उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ग्रेवी
पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ गुरुत्वीय विभव की परिभाषा है कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य गुरुत्वीय विभव है। खाली एकांक द्रव्यमान को हटा दीजिए, कहिए किसी निश्चित मात्रा की वस्तु को, किसी निश्चित मात्रा, यानी वो मात्रा यानी द्रव्यमान 1 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। एम द्रव्यमान 1 किलोग्राम को लाओगे अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक तो गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। लेकिन किसी निश्चित द्रव्यमान की वस्तु को लाओगे अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक तो उसे ही गुरुत्वीय विभव ऊर्जा या उसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उसी को अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ध्यान सुनिए, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य गुरुत्वीय विभव है। उसका सूत्र भी देख लिया, -gm/r। लेकिन किसी निश्चित द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य गुरुत्वीय विभव ऊर्जा है या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। जैसे आप देखिए, आप अनंत से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को, कहां से, तो अनंत से, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य ही गुरुत्वीय विभव है, तो उसे आपने भी से सूचित किया। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए तो गुरुत्वीय विभव भी कहा। तो फिर अनंत से ही एम द्रव्यमान की वस्तु को ले आएंगे तो संपादित कार्य जो है वो m/v हो जाएगा। आप देख सकते हैं, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य गुरुत्वीय विभव है। गुरुत्वीय विभव को भी से सूचित किया। लेकिन हम अनंत से एम द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो संपादित कार्य एकांक द्रव्यमान के लिए भी तो एम द्रव्यमान के लिए एम से क्या होगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर v का मान रख दीजिए, v का मान आपके पास है तो ये W = m आप v का मान -gm/r और ये हो गया -gmm/r और यही अब इसे W नहीं कहा जाएगा, इसी को गुरुत्वीय विभव ऊर्जा या इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और उसे U से लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल तो है। आपके सामने एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो संपादित कार्य गुरुत्वीय विभव होगा और उसे भी से सूचित किया। तो फिर एकांक द्रव्यमान एम द्रव्यमान की वस्तु को, एम किलोग्राम की वस्तु को इन्फिनिटी से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो कुल कार्य m/v, 1 किलोग्राम पर v तो m किलोग्राम पर mv और यह v का मान जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है कि v बराबर -gm/r, उसके मान को वहां रख दिया जाए और रख दिया गया है तो उस स्थिति में w बराबर आपका हो गया m और यही w जो है अब ये संपादित कार्य जो है आपका गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहलाता है, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मैं समझता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में एक शब्द बार बार आएगा और वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। विद्युत होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, चुंबक में भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कह सकते हैं विभवांतर। विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है और इसी को अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये विभवांतर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल नहीं लिखा, सिंपली हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है उसे ही विभवांतर कहा जाता है। लेकिन परिभाषा ऐसे देंगे, विभव की परिभाषा में एकांक
द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से किसी बिंदु तक, और विभवांतर में क्या है? एकांग द्रव्यमान की वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, और दोनों बिंदु गुरुत्वीय क्षेत्र में होने चाहिए। एकांग द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में संपादित कार्य जो है वो कार्य विभवांतर है। दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ये 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे एकांग द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में संपादित कार्य जो है गुरुत्वीय विभवांतर है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो तो क्या कहते हैं? एकांक धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे, वहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र के जगह पर विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, और एकांक द्रव्यमान की वस्तु के स्थान पर आपका एकांक धन आवेश हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़िएगा। तो विभवांतर की परिभाषा, आइए आपको हमने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बता दी, आपको गुरुत्वीय विभव बता दिया, गुरुत्वीय विभव गुरुत्वीय विभवांतर भी बता दिया। गुरुत्वीय विभव एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य है आपका गुरुत्वीय विभव कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु रखने से जितना बल का अनुभव होता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। आइए एक सूत्र आपके सामने आ रहा है, और वह है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में संबंध। ये बोर्ड पे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन संबंध बिटवीन आई गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एंड वी, गुरुत्वीय क्षेत्र की रिलेशन बिटवीन आई एंड वी, यानी आई मीन्स गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और वी मीन्स गुरुत्वीय विभव के बीच संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका आएगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युतीय विभव में संबंध। चुंबक में आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय विभव के बीच संबंध। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है 11th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर जो है 100% आपका 12th क्लास में काम आता है, इसलिए इसको सीरियसली टेकअप करने की जरूरत है। इस वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आता है बार बार देखिए, यूं ही याद हो जाएगा। हम तो यूं ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द पर जोर दे रहे हैं ताकि आपको यूं ही क्लियर हो जाए। तो आई जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है और भी जो है, तो आइए फिर एक बार हम फिगर बना रहे हैं। फिर एक बार बड़ा सा पिंड लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, जिसके चलते गुरुत्वीय क्षेत्र की रचना होगी, क्योंकि दोनों बिंदु गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर होने चाहिए। लेसन निकालने दोनों के थे। यहाँ देखिए आपके सामने, यहाँ हमने एक बड़ा सा पिंड बनाया, ओ द्रव्यमान m, यहां से दो हमने बिंदु लिए, एक B लिया और वो स्मॉल r दूरी पर है, और हमने दूसरा लिया A बिंदु और इसको कहा कि r प्लस dr दूरी पर है। ये O बिंदु पर m द्रव्यमान का पिंड स्थित है, जिसके चलते ये गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर एक B बिंदु है जो केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है, और दूसरा बिंदु A जो r प्लस dr दूरी पर है। तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो dr हो जाएगी, और ये दोनों दूरी बहुत ही कम है, इसलिए दोनों के बीच में उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वो एक समान होगा और उसकी दिशा A से B की ओर होगी। फिर से एक बार मान लिया कि वो बिंदु पर m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है, जिसके चलते गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में दो बिंदु स्थित है। पहला बिंदु B है जो O बिंदु से r दूरी पर है, और दूसरा बिंदु A है जो O बिंदु से r प्लस dr दूरी पर है। इस तरह से दोनों बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी dr है। r का छोटा रूप, सबसे छोटा रूप dr है, इसलिए A तथा B बिंदु दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, काफी समीप है, इसलिए दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I एक समान है। A और B के बीच में एक समान है, और उसकी दिशा आप देख रहे हैं कि उसकी दिशा A से O की ओर है, जो कि पिंड जो है उसे आकर्षित करेगा। अब आइए A बिंदु पर
विद्युत गुरुत्वीय विभव माइनस भी है, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि गुरुत्वीय विभव अनंत पर शून्य होता है, लेकिन किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो ये बिंदु पर हमने गुरुत्वीय विभव माइनस भी लिया, और यहाँ पर मैंने माइनस भी प्लस डी भी ले लिया। ये भी माइनस भी प्लस डी भी फिर एक बार देख लीजिए, आपके सामने फिगर बना हुआ, और फिगर में हर चीज आपका क्लियर कर दिया हमने। यहाँ वो बिंदु पर स्थित एम द्रव्यमान के पिंड के चलते गुरुत्वीय क्षेत्र की रचना होती है, और उसी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर दो बिंदु स्थित है। एक पहला बिंदु बी बिंदु है जो आर दूरी पर है, और यह बिंदु आर प्लस डी आर दूरी पर है। इस तरह से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डी आर है, और आर का सबसे छोटा रूप डी आर है, और ये डी आर बहुत छोटा है, इसलिए ए तथा बी बिंदु दोनों एक दूसरे काफी समीप है। इसलिए दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई एक समान है, और उसकी दिशा ए से ओ की ओर है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर है। ए बिंदु पर गुरुत्वीय विभव माइनस भी है, लेकिन बी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव माइनस भी प्लस डी भी है। तो दोनों बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो विभवांतर जब निकालेंगे तो वो होगा आपका माइनस भी प्लस डी भी माइनस माइनस वी। विभवांतर विभव का अंतर, तो इसमें से इसको हमने घटा दिया, दोनों ही निगेटिव है, अनंत पर शून्य होता है। तो इसमें से हमने इसको घटाया, तो उस स्थिति में ये माइनस भी तोड़ेंगे तो माइनस डी भी, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस भी कट गया, तो ये आपका विभवांतर माइनस डी भी हो गया। ये विभवांतर माइनस डी भी दो बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर एकांक द्रव्यमान की वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु बी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य ही विभवांतर है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में संपादित कार्य ही विभवांतर है, और दूसरे रूप में आपने विभवांतर दिखा लिया माइनस डी भी। तो विभवांतर डी भी तो आपका एक सूत्र हो गया। सूत्र क्या है कि विभवांतर बराबर बल गुने विस्थापन। इसके पहले भी आपने देखा होगा, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा में भी आपने देखा होगा, बल गुने विस्थापन, और बल के जगह पर आपने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लिया था, और विस्थापन dx था। पहला लेक्चर की तरह हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था। कोई जरूरी नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट बार बार लिया जाए, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो नोट्स लंबा हो जाएगा। वहां देखा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके ए बी कॉस थीटा, आई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर आई डी एस कॉस थीटा किया था, थीटा बराबर 0 किया था। हम डायरेक्ट लिखना पसंद कर रहे हैं, आई डी एक्स लिख रहे हैं, और एकांक द्रव्यमान की वस्तु है इसलिए आई लिखेंगे। अगर 1 किलोग्राम से वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता तो वहां एम लिखते, तो वहां पर एफ लिखते, लेकिन हम आई लिख रहे हैं विभवांतर आई इंटू डी एक्स बल गुने विस्थापन। तो आई जो है वो बल ही है, एकांक द्रव्यमान के लिए बल है। अगर एकांक द्रव्यमान नहीं होता तो यहाँ विभवांतर बल गुने विस्थापन, तो बल के जगह पर एफ लिखा जाता, लेकिन आई लिखा है चूंकि एकांक द्रव्यमान की बातें हो रही है। हमने आई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर नहीं लिया। इसके पहले देखा होगा व्यंजक निकालते वक्त हमने लिया नोट्स को लंबा, वहां पर चूंकि एक्सप्रेशन निकाल रहे थे इसलिए वहां पर दिखा दे। वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं, आई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर करेंगे, आई डी एक्स कॉस थीटा होगा, दोनों एक ही दिशा में। आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में, थीटा बराबर 0 कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं, एक बार दिखा दिया है तो बार बार एक चीज दिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका आई इंटू डी एक्स तो विभवांतर, और अभी आपको देखा होगा विभवांतर हमने कितना निकाला माइनस डी भी आई इंटू डी एक्स, इसलिए आई इक्वल्स माइनस डी भी अपॉन डी नॉट एक्स डी आर एक्स तो इसमें कहीं है भी नहीं, आर प्लस डी आर, ये दोनों भी बिंदुओं के बीच की दूरी जो है हमने डी आर माना। इसके पहले वाले आर्टिकल में देखा होगा हमने दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को डी एक्स माना था, इसलिए यहाँ पर डी एक्स आ गया, सॉरी, इसलिए हमने यहाँ डी आर कर दिया। तो यहाँ पर आपका डी आर, तो ये है आई रिलेशन आपका बिटवीन आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। आप देख सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I इक्वल्स माइनस dv अपॉन dr, इसको कहते हैं गुरुत्वीय विभव की प्रवणता। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक चिन्ह के साथ गुरुत्वीय विभव की प्रवणता के बराबर है। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेगा। यहाँ मिलेगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह के साथ चुंबकीय विभव की विद्युतीय विभव की प्रवणता आएगा। और चुंबक में यहाँ आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगा तो यहाँ बी आएगा और माइनस dv अपॉन dr आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ ई आएगा। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर माइनस dv अपॉन dr, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ विद्युतीय विभव कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो बी आएगा, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में I बराबर माइनस dv अपॉन dr, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ गुरुत्वीय विभव की प्रवणता है। प्रवणता समझिए, प्रवणता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जेईई मेंस या आईएएस की परीक्षा में हमेशा इसको उसने पूछा है। जैसे देखिए, आप देखेंगे वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, इसको अंग्रेजी में वेग को हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा, GRADIENT, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट। ये विभव प्रवणता ये V अपॉन R, लेकिन ये डिफरेंशियल फॉर्म में लोगे तो V का छोटा रूप dV और R का छोटा रूप dR हो जाएगा। इस तरह से दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, तो दाब प्रवणता जब निकालोगे, दाब प्रवणता, दाब यानी दाब का मतलब प्रेशर, और ग्रेडियंट GRADIENT, दाब प्रवणता, और ये होगा दाब बटा दूरी। वेग प्रवणता में वेग बटा दूरी V अपॉन R, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में लिया जाता है, इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो dV अपॉन dR लिखा जाता है। उसी तरह से दाब प्रवणता में P अपॉन R नहीं लिखा जाता, P का छोटा रूप dP लिखा जाता है और R का छोटा रूप dR। इस तरह से किसी भौतिक राशि की प्रवणता निकालनी है तो उसे दूरी से भाग दिया जाएगा और उसे आपको डिफरेंशियल फॉर्म में रखा जाए। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जो बना हुआ है, ये आपका गुरुत्वीय विभव प्रवणता है। अतः गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक चिन्ह के साथ गुरुत्वीय विभव की प्रवणता के, यानी विभव बटा दूरी, और विभव बटा दूरी को V बटा R नहीं लिखा गया बल्कि डिफरेंशियल फॉर्म में dV अपॉन dR लिखा गया है। तो इस तरह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस dV अपॉन dR। तो आज की पढ़ाई यहीं तक। जय हिंद।